आज का ससुराल पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह भाग्य लक्ष्मी के घर का बंटवारा हो गया और उसके दोनों बेटों के परिवार के बीच खटाश आ गई। इस तरह दिन भी आ जाते हैं और वहाँ भाग्य लक्ष्मी के बेटे राखी के दिन अपने मायके आती है। जिस दिन आरती आती है तो पूरा परिवार दिखावे के लिए एक साथ बैठ जाता है। घर पर काम हुआ है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा, कमरे अच्छे लग रहे हैं। ऊपर कौन रह रहा है? आप लोगों ने किराएदार रख लिया है क्या? अरे पगड़ी, इतना बड़ा घर है, अब घर तो यूज करें। हम यूज कर रहे हैं। अब तो वो सब छोड़, मुहूर्त का समय बीत रहा है, मुहूर्त ही राखी बांधे। तुम्हारी कलाइयों पर राखी नहीं है, तुम लोगों ने अभी तक राखी नहीं बनाई। तुमसे अपना चेहरा भी बड़ा उतरा लग रहा है। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अरे यार, तू भी ना, तेरा इंतजार कर रहे थे दोनों। तू आ गई है ना, तो रात को ही रखड़ी की रस्म भी हो जाएगी। नैना और आरती अपने भाइयों को राखी बांधती है। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। राखी की रस्म पूरी करके आरती अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वो बाहर तक पहुंचती है, उसे याद आता है कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल आई है। जैसे ही आरती पर्स लेने अंदर जाती है तो सामने चलता वो दृश्य देखकर वो चौंक उठती है। आरती अपने घर में वापस जाने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपना घर में हो रहे अपने भाई भाभियों के बीच की बातचीत को सुन लेती है। चल जल्दी से रखड़ी बांध। मेरे मना करने के बावजूद भी लगता है ना किसी ने आरती कान में कोई बात डालती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इन दोनों के हाथों पर बांधी राखी को देखकर ही समझ में आ रहा है किस तरह से आरती दीदी ने इन्हें सस्ती रखी थी और नैन भैया को महंगी वाली। जब नन के घर जाकर कोई रस्म करने की बारी आती है तब तो बड़ा भाई और बड़ी भाभी को आगे कर दिया जाता है। फिर तो फायदा उन्हीं का होगा ना। हाँ, फायदा नैना दीदी का ही होता दिखाई देता है। जी 2 रुपए की राखी बांधकर दोनों भाइयों से 2-2 हजार की पट्टी उन्होंने सीधी कर ली। मुँह तो मेरा तुम दोनों मत खुलवाओ। अरे ढंग से तैयार होना तो सीख लो। पहले भिखारियों का तो एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए कि सामने मुझे राखी बांधनी पड़े और तुमसे पैसे। तुम क्यों? मैंने तुझे कोई अपना भाई नहीं दिया। बताओ मम्मी, रोज इनकी। सबको सुनकर आरती को झिझका लग जाता है। ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? इन लोगों से बात करनी होगी। आरती आगे बढ़कर सभी के बीच जाती है। सब क्या है भैया? और ने तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी तुम तो बताती। मैं क्या कहती हूँ बेटा, वैसे कोई बात नहीं। तुझे देर हो रही होगी ना, निकल बेटा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और ससुराल में तो राखी का रस्म करना है ना तुझे? हाँ जी थी, आपने कर ले। वैसे भी मम्मी जी फोन पर आपको घर की सारी बातें बताती तो रहती हैं। कुछ नहीं है भाभी। अच्छा, तुम तो समझदार हो। करण भैया से कोई भूल हो भी गई तो तुम छुप कर बात कर लेते। आरती की बात सुनते ही अब तक सुन रही सुमित्रा कुछ ऐसा कह देती है कि आरती को वहाँ से जाना पड़ता है। ये सारे कानून हम पर ही क्यों लागू होते हैं? क्यों नान जी हर बार सब कुछ समझते रहे? क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए। जब हम पर जुल्म हो रहा था तब कहाँ थी दीदी? पहले अपना ससुराल संभालिए, फिर हमसे कुछ कहिएगा। क्या मैं यहाँ हूँ मुझे नहीं पता? जीजा जी अपने भाई के साथ, जीजा जी की अपने भाई के साथ तो बनती नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परसों आप मम्मी जी से अपने ससुराल से अलग होने की बात भी कर रही थी ना? ये सब मम्मी। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटा कि तू इन चीजों में मत पड़, अपना ससुराल देख। आओ जल्दी आओ मम्मी। आरती कुछ नहीं कह पाती और अपनी नजर झुकाए अपने मायके से अपने ससुराल लौट जाती है। दिन पे दिन गुजरते हैं और दोनों भाइयों के बीच आई कड़वाहट उनके बच्चों में भी इतनी घुल जाती है। पेवश और सुबह अपने नैना को देखना भी नहीं चाहते थे और ना ही नैना इन दोनों को। दिन भर वो दोनों अपनी पढ़ाई छोड़कर किस तरह प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा इनके हाथ आए इसी सोच में लगे रहते। इस जगह जहाँ सुमित्रा को अपने बेटे को रोकना चाहिए था, वो उसे और बढ़ावा देते हुए कहती है, पकवान आते हैं, जब देखो डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है। हम लोगों का क्या होगा? बताओ, हमारा क्या भविष्य है? तुम तो भोली हो। तुमने एक बार भी सोचा कि ये घर तो जमीन पर बना है और नीचे का आई फ्लोर ताया जी ने ले लिया। अब कल को वो हमको निकाल फेंकेंगे तो हम क्या करेंगे? शिवम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर से अपने ताया जी के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। एक रोज जब करण अपने काम से कमर पकड़े घर लौटता है, मित्र ठीक तो है ना ताया जी? सारे प्रॉब्लम एक तरफ, आप तो मेरे ताया जी है ना। मैं आपके घुटनों में तेल लगा देता हूँ। मुझे पता था तू उन लोगों जैसा नहीं है, और होता भी कैसे? आखिर तेरा बचपन मेरी ही गोद में गुजरा है। अच्छे संस्कार तुझ में रहेंगे। वैसे मैं भी सोच रहा था जब नैना अपने घर में चली जाएगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। देख घर मचे ना मेरे लिए, इसलिए भगवान ने रास्ता खोल दिया। को ये समझ में नहीं आता कि इसकी बेटी को क्या हो गया है और वो क्यों नीचे इसके जेठ के पास जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना का रिश्ता पक्का हो जाता है। नैना अब दिन रात अपनी फयान से बात करती है और एक दिन जब वो इससे कॉल पर बात कर रही थी, संगीता इत्तेफाक से कमरे के बाहर थी। तुम क्यों टेंशन लेते हो यार? तुम्हें ये फैसिलिटी चाहिए ना तो मिल जाएगा। आखिर में मम्मी पापा इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? क्या इनके आगे पीछे मेरे अलावा है ही कौन? तुम तो टेंशन मत लो, मैं ये सब देख लूंगी। शबम अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था
जो सुमित्रा सुन लेती है। अरे भाई, इस फ्लोर में गिनकर 3 कमरे, एक भैया का, एक मेरा और एक पापा मम्मी का। क्या मिलता है? एक कमरा, उसमें भी दादी रहती हैं। नीचे के फ्लोर में अगर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी ताया जी के नाम कर दी तो हमारे हाथ में आ जाएगा कटोरा। ताया जी और अब्बा जी के बीच डिवाइड करने के लिए कम से कम 2 फ्लोर तो थे, पर यहाँ तो वो भी नहीं है। इसलिए मैंने तो दिमाग लगा दिया कि ताया जी के पेट में घुसकर रहना है ताकि इनकी प्रॉपर्टी से अच्छा खासा हिस्सा मुझे मिल जाए। अपना तो अपना ही होता है ना, जहाँ से जो बटोरे बटोर लो। तुम्हें क्या लगता है आजकल का जो जमाना चल रहा है, भैया मुझे एक फूटी कोड़ी भी देंगे? कभी नहीं। अब मुझे तो अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। आखिरकार मेरे माँ बाप ने भी तो अपना ही सोचा, अपने भाई को भूलकर। तो मैं क्यों अपने भाई को सोचूं? की झटकम साफ खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, परिवार को जितना बांध कर चले इतना ही अच्छा है। जहाँ हम अपना फायदा देखने लग जाते हैं, हमारी बेड़ियां भी वही करने लग जाती हैं। और यही हुआ इसी परिवार में, जहाँ 2 भाइयों की लड़ाई कब उनके बच्चों की लड़ाई बन गई और आगे चलकर इन दोनों बच्चों के बीच की लड़ाई बन गई, पता ही नहीं चला। जिस उम्र में बच्चों के साथ खेलना और एक दूसरे के साथ रहना सीखना था, इन्हें सिखाया गया कि समिति, दीवार और खुद को फायदा, जो आज घूम फिर कर इन पर ही भाई पड़ गया। जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी अपने ही घर में बंटवारे की मांग करने वाली सुमित्रा और संगीता अपने बच्चों के बीच होते बंटवारे को अपनी आंखों से देख रही थी और इन्हें अब आगे दिखाई दे रहा था बस गिलानी और ईदका। मानवी की मांगों को सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे मार दी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं कर लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? और ये जो तेरी मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, जेवरात बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और बेहतरीन लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, बस तुम थोड़ा वक्त दो। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय 1 पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सब इसकी बुराई करने लगे। शकुंतला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। शकुंतला को उन सब बातों में काफी बुरा लगता है। वो गुस्से से मानवी पर चलाती है। आंधी बहू, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? अरे माना के शहरी हो, जरा तो इज्जत का मान रख लेती, मेरी और अपनी पति का। क्यों, आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रतीश, क्या हुआ? अरे इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म तक होगा? गांव के लोग ना गांव में ही दस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। ओके? मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रतेश एक दूसरे को देखती हैं। क्या सोचकर लाई थी मैं यहाँ पर? और इसको और क्या से क्या हो रहा है? दिन भर मेरे ससुर का पारा हाई करती रहती है ये। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस जल्दी से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही हाल है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रतेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागजात रखते हैं। ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो बेशक गाँव से हो आप लोग, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वैली प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच इश एंड मम्मी जी। काम को तो हाथ में उठाकर तू देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। मानवी कागजात को अपने हाथ में उठाती है, तब वो देखती है कि ये तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रतीश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ बांधी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मिर्जा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गाँव की दुनिया में अपना बसेरा बना लेते, लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। तुम तो उल्टा हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड और लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल कर लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा, लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सिखा दिया कि बहू चाहे गांव की हो या शहर, जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे वही एक सिंपल बहू होती है। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली NIRI से शादी करूँगी। आओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास होता है। आगे जाकर रतेश की शादी एक सुशीली गांव की लड़की से होती है। वो अपना सुखी संसार गुजारने लगते हैं। शांति दीदी ने अपने सुंदर से नाम पर अपने घर का नाम शांति नवाज रखा था, लेकिन तराबों की ऐसी कृपा रही कि अपने 62 साल के जीवन में उन्होंने कभी शांति नवाज में शांति रहने नहीं दी। कभी पति रमेश बाबू तो कभी दोनों बहुएं शांति दीदी का शिकार हो जाती और फिर शांति दीदी इनके घर में शांति फैलाने का
ठकरा फोड़कर वहाँ से निकल देती। वो कहते हैं ना, आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। धीरे धीरे शांति देवी की हड्डियों की अकड़ ढीली पड़ने लगी और बुढ़ापा इन्हें अपनी गिरफ्त में लेने लगा। शांति, यूं तो जीवन भर तूने अपने बहुओं पर राज किया है, लेकिन ये बात तू बड़े अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद दोनों बहुओं एक दिन भी साझी नहीं रहने वाली। इसलिए अपने अंत में घटिया समय पकड़ने से पहले जो कहना है कह लो। पति की बात सुनकर शांति ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलवा लिया। मेघना और सामिया, बेटा मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी आंख बंद होते ही तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लोगी, लेकिन हो सके तो अपनी बूढ़ी सास की बात मान लेना। बेटा, परिवार परिवार ही होता है, बुरे समय में भाई ही भाई के काम आता है। इसलिए बेशक तुम अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़कर कहीं दूर मत जाना। तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के लिए जमीन खरीदी है, वो तुम दोनों के लिए अलग अलग मकान बनवा देंगे। तुम दोनों अपने मकान में अपना परिवार लेकर खुशी से रहो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेघना और सोनिया दोनों देवरानी जिठानी थी। शांति देवी से हरी झंडी मिलते ही दोनों ने तुरंत ही अपने मकान में काम शुरू करवा दिया और जल्दी इनके मकान बनकर तैयार भी हो गए। जब तक सांस शांति देवी थी, बेचारी दोनों बहुएं अपने दिल के अंदर उमड़ रहे ज्वाला को दिल में ही दबाकर चुपचाप सादा लिबास में रह रही थी। लेकिन जिस दिन सांस ने अपनी आंखें बंद की, दोनों देवरानी जिठानी अलग मकानों में रहने चली जाती है। जीवन भर माँ जी ने मजदूरों की तरह काम करवाया, कभी 2 पल की फुर्सत नसीब नहीं हुई। अब ये मेरा घर है, यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ तो हर काम में मेरी मर्जी चलेगी। अब तो मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लूंगी और सुकून से अपनी जिंदगी बताऊंगी। मीका को जैसे ही पता चलता है कि जेठानी सोमिया ने काम वाली रख ली है, तो वो भाई कहाँ पीछे रहने वाली थी। मीका भी अपने पति से कहकर काम वाली को अपने यहाँ काम करने के लिए बुला लेती है। मेघना और सामिया एक ही कॉलोनी में रह रही थी, इसलिए दोनों के यहाँ एक ही नौकरानी कमला काम करने के लिए आने लगी थी। आराम की तलाश में मेघना और सोमना ने कमला को काम के लिए रख तो लिया था, लेकिन कमला की आदत से वो दोनों अनजान थी। इन्हें नहीं पता था कि कमला को बात इधर से उधर करने की बहुत गंदी आदत थी। कुछ दिन तो कमला बहुत अच्छे से दोनों के यहाँ काम करती है, लेकिन इसके बाद इसकी ताक चाक करने की आदत शुरू हो जाती है। एक दिन, मैम साहब, आपको देखकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप कितनी फिट हैं, कितनी फुर्ती से सारा काम निपटाती देखकर ना मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाता है। एक वो सामने मैम साहब पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी ही रहती है, इसके अंदर तो सुस्ती कूट कूट कर भरा है कि क्या बताएं आपको। अब कल की ना बात देख लो, कल मैं आपके यहाँ से काम करके गई। इसके बाद मैं सामिया मैम साहब को घर काम कर रही थी। अरे बाबा इतना काम बताती मेरे को, करते करते मैं तो थक गई। मैं बोली, सामिया मैम साहब मेरे को एक कप चाय तो बनाकर पिला दो, बड़ी थकान हो रही है। तो पता है क्या बोलती है मेरे को, देख कमला, मेरे को काम मत बताया कर, अभी मैं आराम कर रही हूँ ना, जल्दी जल्दी काम निपटा और जाके अपनी चहेती मेघना कि हाँ चाय पी ले। वही तेरे को मुंह लगाती है भाई, तेरे को तो चाय पिलाएगी। अब आप ही बताओ मैम, मैंने कभी कोई भी आलतू फालतू बात की है क्या आपसे? गरीब की इस दुनिया में ना कोई वैल्यू ही नहीं है। एक कप चाय के लिए इतनी बातें सुना दी मेरे को। अरे कमला छोड़ ना, दीदी की तो आदत ही खराब है, मैं क्या जानती नहीं हूँ इनकी आदत को। अरे ठीक है ना, एक कप चाय में कौन सा मैं गरीब हो जा रही हूँ। कल से तू मेरे यहाँ से चाय पीकर जाया कर। तू क्यों करती है इनका कोई भी आलतू फालतू काम? जितने काम का वो पैसा तुझे वो देती है, इतना काम ही किया कर। तुझे कोई भी फालतू काम करवाया तो साफ साफ मना कर दिया कर। आप ना एकदम ठीक बोलती है मैम साहब, से मैं ऐसे ही करेगी। कमला काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कमला सामिया के घर काम करने जाती है। तेरे लिए चाय रखी है, जल्दी से चाय पी ले। और हाँ, आज ना आंगन की धुलाई कर देना, तू कल भी बिना धुले चली गई थी। मैम साहब मैं चाय नहीं पिएगी, वो मेघना मैम साहब है ना, वो मेरे को चाय नाश्ता सब अच्छे से करवा कर भेज दे। और मेघना मैम साहब बोल रही थी कि दीदी ना एक नंबर आलसी है, दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है। सोमिया दीदी के हाँ तेरे को एक कप चाय भी नहीं मिलने वाली, इसलिए यहाँ से चाय नाश्ता करके जाया कर। अच्छा, मैं दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती हूँ और वो तुम्हारी मैम साहब जैसे वो बहुत काम करती हैं।
अरे इतनी काम करने वाली है तो नौकरानी किस लिए लगा रखी है? अपने आप क्यों नहीं कर लेती सारा काम? खूब जानती हूँ मैं इसे। काम के समय बिस्तर तोड़ना मेघना की आदत है, ये मेरी नहीं। आदत से मजबूर नौकरानी कमला जी अगले दिन जाकर मेघना को सोमिया की कही हुई सारी बातें मिर्च मसाला लगा लगा कर बताने लगती है। मैम साहब आप कितनी अच्छी हैं। पता नहीं सोमिया मैम साहब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं। मेरे से तो सच्ची में सुना भी नहीं जाता। क्या कहा आज भाभी ने मेरे बारे में? सच सच बता। मैम साहब सोमिया मैम साहब मेरे को बोली एक नंबर की काम चोर हो, इसलिए तो इन्होंने अलग मकान बनवाया है। बोल रही थी सारा काम इनको करना पड़ता था और अब बहाने बनाकर काम चोरी कर लेती थी। बस इसीलिए इन्होंने घर का बंटवारा कर लिया। नौकरानी कमला के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेघना का खून खोल रहा था। कमला की जाने के बाद पता नहीं कैसे लीचड़ों के घर में मेरी शादी हो गई। आधी जिंदगी सास ने जीना दुश्वार कर दिया और अब ये जेठानी नहीं जीने दे रही। क्या यही दिन देखने के लिए माँ जी ने एक मोहल्ले में हमारे घर बनवाए थे कि नौकरानी के सामने बेइज्जत होना पड़े? मतलब हमारी तो दुनिया में समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। वो मेघना अपने पति मनोज के दफ्तर से आने का इंतजार करने लगती है। मनोज के आने के बाद देख रहे हैं आप, 15 साल में आपकी माँ ने एक भी दिन मुझे चैन से नहीं जीने दिया। दिन रात काम में पीस कर बस इसी उम्मीद में कि इतने साल रो रो कर बिताए थे कि कभी तो जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन अब आपकी बड़ी भाभी मेरा जीना दुश्वार कर रही है। अरे मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है नौकरानी के सामने मेरी बुराई करने की? अगर इनके पेट में मेरी बुराई करने का इतना ही मरोड़ उठ रहा है तो आकर मेरे सामने मेरे मुंह पर आकर करे ना। जो भी कहना है, मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें करने का क्या मतलब है? अब ये कमला सारे मोहल्ले में घूम घूम कर ये बात बताएगी। भाभी से मुझे ऐसी ओछी हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। अरे भाग्यवान क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया भाभी ने कमला से जो तुम इतनी आग बगल हो रही हो? मनोज की बात सुनकर मेघना को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। दोस्त क्या नौकरानी कमला दोनों देवरानी जेठानी को आपस में लड़वाने में सफल हो पाएगी या फिर दोनों देवरानी जेठानी कमला की चालाकी समझकर यही इसे काम से हटा देंगी? जानने के लिए देखिए छोटी नौकरानी पार्ट 2। पहला ऐसी कासिम की माँ हाल में टीवी देखते देखते सो रही होती है। अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वो कासिम में देख लेता है। हाथ में रिमोट लिए ही सो गई मम्मी, और बेकार में टीवी चल रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है और हाल में कौन लगाता है? एसी कितने नुकसान की चीज है ये कोई समझना ही नहीं चाहता। कासिम टीवी और एसी बंद करके ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी इसके हाथ में आग लगी है जो ऐसे बंद करके चला गया। तो 2 मिनट ना हुए आग लगे तो तुम सबके हाथों में खुजली चालू हो जाती। तूने देखा क्या कौसर किसने ऐसी बंद किया? नहीं तो मम्मी। वहाँ पर गुनशाम आता है। हाँ आपने ही ऐसे बंद किया होगा। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती ना। पूरी जिंदगी रसोई में पसीना बहाते हुए निकाल दी। अब बहू आ गया है, अब तो जीने दो। दरगाह तुम तो खाना पानी लेकर सर पर ही चढ़ गई हो। मुझे पागल कुत्ते नहीं काटा कि तुम्हारे काम के बीच में आऊं। मैंने नहीं किया भाई, तुम्हारा एसी बंद तुम्हारे लाडले साहब ने किया होगा। ये सुनता ही दुर्गा गुनशाम की तरफ देखती है। अपनी माँ के गुस्से से डर कर सरकता हुआ कासिम सीधा बाहर चला जाता है। दिन भर का थका हारा कास्तू पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आता है, अगर मम्मी ने पूछ लिया है कि एसी किसने बंद किया तो मैं क्या करूँगा? बेकार में माँ भारत हो जाएगी आज। डरता डरता कासिम अपने घर पहुँचता है, पर वहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा था। कासिम दरवाजे तक पहुँचता ही है कि वो देखता है कि जमीन पर बैठी हुई पिंकी जोर जोर से रो रही है। जमीन पर हाथ पैर मारती हुई पिंकी बस रोती ही जा रही थी। मुझे मेरे रूम में भी एसी चाहिए मम्मा। क्या हो गया भाभी? पिंकी इतना रो क्यों रही है? अरे कौशल, वो पिंकी ने जिद पकड़ ली है कि इसे अपना एक पर्सनल कमरा चाहिए। अब घर में कमरे तो बहुत हैं, मैंने कमरा तो दे दिया पर एसी कहाँ से ला दूं? अरे पिंकी बेटा, चाचू को देखो कि चाचू सोते हैं एसी में और आपकी मम्मी पापा के रूम में तो एसी है, आप वहाँ सो जाओ। सो जाओ चाचू, मैं तो अपने पर्सनल एसी में सो जाऊंगी। मम्मा अब कौन समझाए इसे देवर जी? बच्चे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। अपने घर पर लोगों की एसी पर बढ़ती हुई डिपेंडेंस से कासिम बहुत परेशान हो गया था। खाने के टेबल पर अरे कास्ता अब तो अच्छा खासा कमाने लगा है। मैं सोच रही थी कि शर्मा जी की बेटी से तेरी रिश्ते की बात कर लूं। पढ़ी लिखी है और होनहार लड़की है, कोई दिखावा नहीं, सादा जीवन ऊंचे बचा। सादा जीवन है हमारा घर, तब तो वो लड़की 2 दिन में भाग जाएगी मम्मी। यहाँ सबके प्लेट में नूडल्स हैं, दिन भर में एसी में सोते हैं, यहाँ तक कि हॉल में भी एसी है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ फैन में नहीं सोना जा रही और वो सादा जीवन वाली शर्मा जी की बेटी एडजस्ट कर लेगी क्या? अच्छा है ना, हमारे यहाँ
सारे सूद आए हैं तो। सवेदा इतनी अच्छी लगती है कि इनके कारण हम काम को जल्दी कर सकें, ना कि आलसी बन जाए। देख रहा है ना, इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था। सासू को छोड़िए ना मम्मी जी, ये तो दिन रात चालू ही रहता है। जब से मैं घर में आई हूँ ना, तो मेरे तो 2 ससुर हैं, एक ससुर जी और एक देवर जी। दिन रात बस लेक्चर। मम्मा ऐसी मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, शर्मा जी की बेटी से कह दीजिएगा कि इनकी भतीजी एक एसी चाहती है, कुछ लाए ना लाए एसी लेते आए। एसी लाएगी? वाह चाचू, यू आर द बेस्ट। कासिम अपना सर पीट लेता है। कहाँ वो एसी के ज्यादा इस्तेमाल से परेशान था और यहाँ तो एक और एसी आने वाला था। दरगाह आशिका के रिश्ते की बात शर्मा जी से चलाती है और चट मंगनी पट ब्याह करके एसी बहू बनकर उनके घर आ जाती है। एसी लाई चाची, आई एसी लाई चाची, आई एसी लाई। ऐशी के आते ही पिंकी के भी कमरे में एसी लग जाता है। ऐशी अपने नए ससुराल घर घूम कर देखती है और उसे हर तरफ एसी ही एसी दिखता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया जी? आपके घर में तो हर तरफ एसी है। ये ज्यादा लग रहा है। तब तो तुमने देखा ही नहीं है, बस देखती जाओ। लिविंग रूम में बैठी प्रियंका बुक पढ़ रही होती है तो कासिम वहाँ जाकर वहाँ का एसी बंद कर देता है। चली जाऊँ मैं मेके, यही चाहती हो ना तुम? मम्मी जी को छोड़कर अब मेरे पीछे पड़ गए। भाभी आप सुबह से एसी में ही हैं, ये खतरनाक हो सकता है। हेल्थ के लिए खुली हवा बहुत जरूरी है। खुली हवा नहीं, लो है बाहर, लो। मुझे कहीं नहीं जाना और मेरे कमरे का एसी बंद नहीं होना चाहिए। ओहो, तो ये बात है, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं अब आ गई हूँ ना, बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो ईशा जाकर मेन स्विच ऑफ कर देती है। गर्मी, हाय गर्मी करते हुए सभी हाल में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो गया ये मर जानी बिजली को, कितनी गर्मी हो रही है। सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है मम्मी। अरे पर लाइट कैसे गई? फ्यूज उठ गया होगा, बहू वायर लोड नहीं ले पाया होगा। मर जाने एक साथ 4-5 एसी चला लेता है, अब कहाँ से बनेगा फ्यूज? वो ना मम्मी जी, बिजली का खंभा भी कितना बेवकूफ है, अपनी अक्ल होनी चाहिए। अब सोएगा सारा मोहल्ला बिना एसी के। बाहर तो सब कह रहे हैं कि कल सुबह ही बिजली आएगी, पूरी रात ऐसे ही रहना होगा। ये तो चलो ना, सब छत पर सोने चलते हैं। यहाँ पास में ना मजनू होटल है, वहाँ एसी रूम ले लेते हैं ना। अरे वाह वाह। अरे बहू, 2 कमरा ले लेना, मैं भी आ रहा हूँ। गलती कोई नहीं देख और मोहल्ले वालों को दोष देकर ईशा के ससुराल वाले होटल में जाकर एसी रूम में सो जाते हैं। बेचारी ईशा का प्लान फेल हो जाता है। पर प्लान तो फेल हो गया जी। इन लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। ऋषिका इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है और बाथरूम में भी एसी लगवा देती है। वाह, तुम हमारी पार्टी की निकली। मुझे तो लगा था एक और लेक्चर देने वाली पार्टी तो नहीं आ गई। अच्छी सोच है, नहाते वक्त जो पसीना आता है, उफ, अब दिक्कत नहीं होगी। जो फिलहाल सबको एक सोल्यूशन लग रहा था वो जल्दी एक प्रॉब्लम बनने वाला था। ऋषिका घर के सारे एसी की सेटिंग इलेक्ट्रिशियन से इस तरह करवा देती है कि एसी अपने मिनिमम टेम्परेचर पर ही चलेगा, जिसके कारण पूरे घर में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। मम्मा मुझे सर्दी हो रही है। हाँ बेटा, मेरा सर भी ना फटा जा रहा है, लगता है ठंड लग रही है। अरे सकीना, कुछ देर तेरे कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ एसी नहीं है, जरा राहत मिलेगी। तभी बाथरूम में चिल्ड एसी में नहाकर दुर्गा दांत खटखटाती हुई बाहर आती है। और लगाओ एसी, मैं तो पहले ही कहता था, ये सब चोचले हैं, पड़ गए ना अब सब बीमार। अरे आक्षा, आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एसी हटवा दो, वरना मैं हट जाऊंगी। मम्मी जी, एसी तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो अब ऐसे कितनी ठंड देगा? ये तो जाहिर ही होगा ना, किसी भी चीज की जायती बुरी है। अब कहीं ना पते की बात, आज गर्मी बहुत है, इसलिए है क्योंकि सभी अंधाधुंध एसी चला रहा है, तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा। पिंकी स्कूल में पढ़ा है ना तुमने, फिर भी कमरे में सेपरेट एसी। चाची सॉरी चाची, हम समझ गए, इसका हमसे गलती हो गई। 2 रूम्स में एसी छोड़कर मैं बाकी सभी एसी हटवा रही हूँ। जो काम कास्टू ना कर सकता इश्का ने कर दिया और सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है।